Assalamualaikum dear students. Welcome to a new video lecture from Asmat Khan. Dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरसेस। आज के इस लेक्चर में हम वायरसेस को मुकम्मल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे कि वायरस का इंट्रोडक्शन क्या है, वायरस के बारे में कुछ आइडियाज है वो डिस्कस करेंगे एंड देन वायरस की जो हिस्ट्री है, डिस्कवरी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन पॉइजन, दैट इज पॉइजनस सिक्रीशन। अभी जो वायरस का वर्ड है या वायरसेस जितने भी है, ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज है वायरस और इसका मतलब है पॉइजन। पॉइजन वैसे नॉर्मली हम जहर को कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वायरस पॉइजनस है, मीन कि वायरस इन्फेक्शन काज करता है, वायरस डिजीज काज करता है। तब भी यहाँ पे ये एक पॉइजनस सिक्रीशन है। अब हम बात करते हैं वायरस की इंट्रोडक्शन के बारे में। इसको अगर हम डिफाइन करें तो कुछ यूं भी कह सकते हैं कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस लिविंग एंटिटी दैट कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट। कि वायरस एक माइक्रोस्कोपिक स्मॉल, जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो एक लिविंग इन्फेक्शियस एंटिटी है। लिविंग का लफ्ज यहां पे यूज किया है। मोस्टली वायरस लिविंग होता है इनसाइड लिविंग होस्ट। जब वो होस्ट के अंदर होता है तो वो लिविंग फॉर्म में होता है। तो वायरस हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है जो रिप्लिकेट करती है एक लिविंग बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं इसकी अंदर जो इसकी कंपोजिशन है कि कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस न्यूक्लिक एसिड पे कंपोज होता है एंड इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस के अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। मीन कुछ वायरसेस हमारे पास डीएनए वायरस होते हैं और कुछ आरएनए वायरस होते हैं, जो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन है अबाउट वायरस, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डीएनए वायरस कौन से होते हैं, आरएनए वायरस कौन से होते हैं एंड देन रेट्रोवायरस कौन से होते हैं। इसके अलावा वायरस जो है वो कंपोज होता है वायरसेस। इसके अलावा वायरस कंपोज होता है प्रोटीन पे, क्योंकि वायरस का जो कैप्सिड है वो बना होता है प्रोटीन से। समटाइम वायरस के ऊपर सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन की लेयर भी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन मीन लिपिड्स एंड प्रोटीन की एक सरफेस होती है वायरस के ऊपर। वायरस हमारे पास एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है कि वो स्पेसिफिक एक लिविंग होस्ट पर डिपेंड करता है। ऑलवेज डिपेंड ऑन होस्ट, क्योंकि वो लिविंग होस्ट के बगैर नहीं रह सकता और उस होस्ट के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, डिजीज काज करता है। यहां पे एक लफ्ज और भी यूज हुआ है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड दैट इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो जिनके अंदर बहुत नेचर्स होती है। वो होस्ट लिविंग होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं और विदाउट होस्ट भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। वायरस के बारे में एक और है कि वायरस कैन कॉज डिजीज इन ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ। के वायरस जितनी भी हमारे पास जो जिंदगी है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड बैक्टीरिया। के वायरस प्लांट्स के अंदर भी डिजीज काज कर सकता है, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज काज कर सकता है एंड बैक्टीरिया के अंदर भी डिजीज काज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया काफी टाइम तक, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इसकी सेलुलर लेवल के बारे में कि ये सेलुलर लेवल पे है या नहीं है, और इसके डीएनए, आरएनए और इसकी रिप्लिकेशन वगैरह, उसकी सारी डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि ये रिजाइड करता है ऑन बाउंड्री वॉल पे, कि
ये समटाइम इसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी होती है एंड समटाइम ये नॉन लिविंग भी होता है। अब अगर हम वायरस को लिविंग बोले तो उसके कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद होंगे। कौन कौन से हैं कि वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, तो ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खासियत है। तो ये एक लिविंग है इस टाइम पे हमारे पास वायरस। दे कैन रेप्लिकेट, वायरस क्या करता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है इनसाइड लिविंग होस्ट। जब ये होस्ट पे अटैक करता है तो होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी रिप्लिकेशन करता है, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग की एक खासियत है रिप्लिकेशन करना। उसके बाद कैन काज इन्फेक्शन, वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है। अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, वायरसेस के अंदर म्यूटेशंस आ सकती है, या अपने आप को म्यूटेट करता है, अपने आप को चेंजेस लाता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और इसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, इसके अंदर डिफरेंट जो जीनोम है वो रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वायरस इज कॉल्ड लिविंग। एंड समटाइम वायरस शो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। अगर हम बात करें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की तो वायरस क्या है, ए सेलुलर है, या इसको हम सब सेलुलर भी कह सकते हैं या नॉन सेलुलर। क्योंकि वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस एक सेल नहीं है, ये सेल लेवल से भी नीचे है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है अगर हम बात करें तो वो बैक्टीरियल सेल की हम बात करते हैं, तो वो एक सेलुलर लेवल है। तो ये सेलुलर लेवल की जो हमारे पास बाउंड्री वॉल है ये उससे भी नीचे है, दैट्स व्हाई इसको हम सेलुलर लेवल पे काउंट नहीं करते। तो ये एक नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा वायरस हमारे पास रिस्पायर नहीं कर सकता और एक्सक्रीट नहीं कर सकता, तो ये भी एक नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, और ये हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी मिलता है, वो भी नॉन लिविंग की कैरेक्टर्स है। तो ये थी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग। अब हम बात करते हैं वायरस की डिस्कवरी के बारे में। वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो हुई थी टोबैको प्लांट में। किस प्लांट में, टोबैको प्लांट में हुई थी। और जो फर्स्ट टाइम वायरस आइडेंटिफाई किया गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको प्लांट्स के अंदर एक मोज़ेक टाइप की डिजीज काज कर रहा था कि प्लांट के जो लीव्स है उस पे स्पॉट्स बन रहे थे। तो फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी हुई थी टोबैको प्लांट्स में, और जो वायरस आइडेंटिफाई हुआ था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि किस तरह फर्स्ट टाइम वायरसेस की डिस्कवरी हुई। यहां पे हमारे पास एक साइंटिस्ट था 1838 में, एडोल्फ मायर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने काफी काम किया वायरसेस के ऊपर। जब उसने अपना काम काफी हद तक आगे पहुंचाया तो उसने डिस्कवर किया, और ये एक हाइपोथेसिस या समथिंग पेश किया कि ही कैन ट्रांसफर टोबैको मोज़ेक वायरस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, के उसके काम के बाद वो इस हद तक काबिल है कि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक एक टोबैको मोज़ेक वायरस ट्रांसफर कर सकता है। किस तरह कर सकता है कि लेट्स सी, उसके बाद एक प्लांट है वो डिजीज प्लांट है, उसके जो प्लांट्स है उसके जो लीव्स है उसके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस प्रेजेंट है। उसने उस प्लांट से सेप निकाला, उसको रब करके उसके जो अंदर सेप है उसको एक्सट्रैक्ट किया, वो सेप उसने रब किया एक हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर। तो इस तरह ये डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर की गई। तो उसने फिर ये बोला कि he conclude that this is caused by invisible bacteria। उसने उससे ये नतीजा अखज किया कि ये जो डिजीज काज हो रही है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो ये एक इनविजिबल बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। उसने इसको नाम दिया क्या, बैक्टीरिया का नाम दिया इसको, कि जो डिजीज काज हो रही है ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, और ये वो बैक्टीरिया है जो हमें नॉर्मली नजर नहीं आते, क्योंकि उस टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप थे, उनकी जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो इतनी खास नहीं थी कि उसको स्टडी कर सके। दैट्स व्हाई उसने ये नजरिया दिया था। अब 1892 में एक और साइंटिस्ट आया, रशियन साइंटिस्ट था, नाम था उसका आइवान वोस्की।
आइवानोस्की ने उसके एक्सपेरिमेंट्स को आगे लीड किया कि उसने ये एक डिस्कवरी दी थी कि मैं वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अब उसने ये उसके एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म किया। उसने एक डिजीज प्लांट के अंदर से सेप को लिया। सेप मीन उसके अंदर जो लिक्विड्स है जो आगे डिजीज करा सकते हैं, क्योंकि वो एक डिजीज प्लांट से उसने लिए। डिजीज प्लांट से उसने सेप को एक्सट्रैक्ट किया। वो जो सेप था, वो जो लिक्विड था, उसने पास थ्रू पोर्सलीन फिल्टर, उसने वो सेप एक पोर्सलीन फिल्टर से पास किया। पोर्सलीन फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसके अंदर जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो इंतहाई स्मॉल होते हैं, जिससे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। क्योंकि उसने कंक्लूड किया था कि ये डिजीज हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से काज हो रही है, जो इनविजिबल है। तो यहां पे इस साइंटिस्ट ने काम किया कि उसने पोर्सलीन फिल्टर का इस्तेमाल किया, जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। तो जब उसने वहां से पोर्सलीन फिल्टर को यूज करके जो हमारे पास यहाँ एक सेप आया, उसने वही सेप आगे एक हेल्दी प्लांट पे यूज किया जिसको डिजीज नहीं था। अगेन रिजल्ट ये आया कि जो हेल्दी प्लांट था वो गेट इन्फेक्टेड, मतलब उसको डिजीज होगी। अब ये जो रिजल्ट्स थे वो शॉकिंग थे, क्योंकि यहां पे उन्होंने बताया था कि डिजीज काज हो रही है बैक्टीरिया की वजह से। अब यहां पे बैक्टीरिया तो पास नहीं हो सकता इस फिल्टर से, तो डिजीज फिर कैसे काज हो गई? इस एक्सपेरिमेंट के बाद आइवानोस्की ने 2 स्टेटमेंट पेश किए कि या तो बैक्टीरिया इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि वो इस फिल्टर से भी पास कर सकता है, कि बैक्टीरिया हमारे पास इतना स्मॉल है कि वो इस फिल्टर से भी पास कर सकता है। एक ये स्टेटमेंट दी। दूसरी स्टेटमेंट उसने दी कि बैक्टीरिया मेक्स टॉक्सिन दैट कॉज इन्फेक्शन। अभी हम सबको पता है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो उसने ये स्टेटमेंट दिया कि जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है वो डिजीज काज करते हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए आइवानोस्की ने। फिर एक थर्ड साइंटिस्ट आया, नेम था उसका मार्टिनस बिजर्निक। मार्टिनस बिजर्निक एक डच साइंटिस्ट था। उसने जो आगे काम हुआ था उसी काम को आगे प्रोसीड किया और उसने जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे आइवानोस्की ने कि या तो बैक्टीरिया बहुत ही छोटा है जो फिल्टर से पास हुआ, और या बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसने डिजीज कॉज की। तो मार्टिनस बिजर्निक ने, जो डच साइंटिस्ट ना, उसने प्रूव किया कि ये दोनों रिजल्ट्स जो है ये रॉन्ग है। किस तरह? उसने जो सेप था, जो इन्फेक्टेड प्लांट से उसने जो सेप निकाला हुआ था, वो उसने एक हेल्दी प्लांट के ऊपर रब किया। अब अल्टरनेटिवली उसने जो नेक्स्ट प्लांट था हेल्दी, उसको डिजीज हो गई। उससे फिर ने उस प्लांट से अगेंस्ट उसने सेप को एक्सट्रैक्ट किया, एंड देन उसने क्या किया, उसी सेप को एक और हेल्दी प्लांट के ऊपर रब किया, तो उसको भी डिजीज हो गई। अगेन उसने उसी प्लांट से दोबारा एक्सट्रैक्ट किया और एक नेक्स्ट प्लांट को उसने रब किया, उसको भी डिजीज हो गई। मीन कि उसने मल्टीपल प्लांट्स यूज किए अगेंस्ट दिस प्रोसेस, के सेप निकाला, दूसरे प्लांट पे लगाया, फिर निकाला, फिर प्लांट्स पे लगाया, फिर निकाला, फिर प्लांट्स पे लगाया, अगेंस्ट। लास्ट में जब उसने कंक्लूड किया तो सेम उस टाइप की डिजीज आखिर वाले प्लांट्स में भी थी, और जो फर्स्ट प्लांट था उसमें सेम टाइप की डिजीज थी। तो इससे उसने कंक्लूड किया, जो यहां पे बताया था उसने कि बैक्टीरिया मेक टॉक्सिन दैट कॉज इन्फेक्शन। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि इट वाज नॉट टॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जो टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया का वो रिप्लिकेट नहीं कर सकता, उसके अंदर रिप्लिकेशन नहीं होती। और यहां पे कुछ इस तरह है कि जो फर्स्ट प्लांट था उससे लेकर आखिरी जो मेनी प्लांट्स थे उसके अंदर सेम टाइप की डिजीज थी। इट मीन कि समथिंग प्रेजेंट्स दैट कैन रिप्लिकेट,
कि इसके अंदर ऐसा कुछ मौजूद है जो रिप्लिकेट भी कर सकता है। जो अगर एक प्लांट के अंदर है उसको 100 प्लांट को लगाओ तो फर्स्ट से लेकर आखिर तक उनके अंदर सेम डिजीज पाई जाएगी, क्योंकि ये जो चीज इनके अंदर प्रेजेंट है वो रिप्लिकेट कर रही है, सेम रेशियो के साथ जा रही है। और जो टॉक्सिन होता है वो रिप्लिकेट नहीं कर सकता। दैट्स वाई उसने ये वाली जो स्टेटमेंट थी सेकंड वाली के बैक्टीरिया मेक टॉक्सिन दैट कॉज इन्फेक्शन, उसको रॉन्ग साबित कर दिया। अब उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप था, पहले स्टेप में उसने ये बोला कि बैक्टीरियल टॉक्सिन जो कॉज कर सकती है, उसको तो बिजर्निक ने रॉन्ग प्रूफ किया। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया आर स्मॉल एनफ टू पास थ्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट जो था कि बैक्टीरियल टॉक्सिन डिजीज काज करते हैं, उसको तो बिजर्निक ने रॉन्ग प्रूफ किया। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि बैक्टीरिया आर स्मॉल एनफ, कि बैक्टीरिया इतना छोटा है कि वो उस पोर्सलीन फिल्टर से पास हो सकता है। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने जो एक्सट्रैक्ट सेप था, मीन जो डिजीज प्लांट था उसके अंदर से उसने जो लिक्विड निकाला, जो सेप निकाला, उसने क्या किया कि उसने एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया। न्यूट्रिएंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने उस एक्सट्रैक्ट सेप जो था उसको ग्रो किया ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। जो उसने एक डिजीज लीफ से, एक डिजीज प्लांट से निकाला था, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो किया चेक करने के लिए। द एजेंट कांट ग्रो। जब उसने देखा कि वो जो सेप निकाला था उसके अंदर जो कोई चीज मौजूद है जिसका अभी तक नाम नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा था। तो यहां से उसने फाइंड आउट किया कि ये जो अंदर चीज मौजूद है, ये जो एजेंट है, ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर आसानी से ग्रो कर सकता है। और यहाँ पे जो एजेंट यहाँ पे मौजूद था वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा था। तो यहां से उसने कंक्लूड किया और एक कॉन्सेप्ट दिया वायरस का, दैट रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग होस्ट। वायरस का कॉन्सेप्ट दिया लास्ट में कि ये हमारे पास वायरस है जो एक लिविंग होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। लास्ट में 1935 में एक साइंटिस्ट आया, W.N. स्टेनले ने फर्स्ट टाइम वायरस को फुल क्रिस्टलाइज किया। टोबैको मोज़ेक वायरस को फुल क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक्स जो होती है उसके थ्रू उसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। किस तरह किया कि कलेक्ट एंड टुगेदर मेनी वायरसेस। उसने बहुत सारे वायरसेस को कलेक्ट किया, मिलियंस ऑफ वायरसेस, इसलिए किया कि उनसे एक क्रिस्टल बना के उनको इजीली स्टडी किया जाए, कि दे आर इजीली टू स्टडी थ्रू टेक्निक ऑफ क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स। और इसके बाद उसने ये फाइंड आउट किया स्टडी करने के बाद कि वायरस जो है इसके अंदर DNA, RNA एंड प्रोटीन भी मौजूद है। तो ये भी हमारे पास वायरसेस की डिस्कवरी, वायरस का इंट्रोडक्शन एंड कुछ स्टेटमेंट्स थी कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग, एंड लास्ट में हमारे पास वायरस की डिस्कवरी एंड पूरी उसकी हिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरसेस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें।